सो आपने सिलेबस देखा? यस मैम। ठीक है, सिलेबस आपने देखा होगा, थोड़ा सा और ब्रीफली उसको डिवाइड किया गया है ना? तो यस मैम। एक बारी मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ फिर से। पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश। ठीक है, ये आपका यूजीसी नेट ने आपको सिलेबस दिया है जिसमें आपकी टोटल यूनिट्स 10 है। इसको हमने थोड़ा सा और बांट दिया है। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी में इसमें कॉन्सेप्ट्स और पॉलिटिकल ट्रेडिशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी में कुछ टॉपिक्स हम लोग इंटरलिंक करते हुए इसी में कवर करने वाले हैं, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ जैसे कुछ बिहेवियरल जैसे अप्रोचेज हैं बहुत सारी, उसमें हम लोग कुछ थ्योरीज हम पढ़ेंगे, कुछ थिंकर्स को पढ़ेंगे। तो इसी से हमने उसको लिंक कर दिया है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस। हाँ। और जो दूसरा हाँ, ये आपका जो सिलेबस वाली पीडीएफ है जो मैंने ग्रुप में डाली है, इसमें कैसा है कि इसमें हम लोगों ने बांटा है। ये वाला हम लोगों ने वैसे 2 मंथ्स के हिसाब से बनाया था, ठीक है। तो बट इसको हम ट्राई करेंगे हम पूरा 1 मंथ में कवर कर लें, बिकॉज क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में भी आई ट्राई टू मेक इट लाइक काफ़ी मैं कंप्लीट कर दूँ आपको हद तक, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में हम दो बार क्लासेस लें जस्ट टू कवर आज सिलेबस, ठीक है। तो मतलब उसके लिए भी रेडी रहना कि मतलब जैसे हम लोग क्लास अभी 4 to 5 ले रहे हैं, ठीक है, 4 to 5:30 ले रहे हैं। तो हम लोग रात को भी एक बार 9 to 10:30 बैठ सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। सो अभी हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी सिलेबस और सारा कुछ सिलेबस तो मैंने आपको ब्रीफ कर ही दिया है। प्लस स्ट्रैटेजी का क्या है, देखो स्ट्रैटेजी अगर मैं आपसे बोलूँ, आपका जो पेपर है ना वो सारा इस पर बेस्ड होता है, सारा का सारा। एंड रट्टा किसका? ईयर्स का, राइट। सो कुछ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी जो होनी चाहिए, अगर आउट ऑफ द ब्लू आ जाए कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम इस पूरे पेपर में देखेंगे, ठीक है। पूरी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आपको आ जाएगी। आपको ईयर्स और जो ये सारी चीज़ें ना एक वर्कबुक में आपको प्रोवाइड करूँगी, और कुछ जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, और वो सफिशेंट है। अभी तक आप कौन सा कुछ रेफ़र कर रहे थे क्या, कोई बुक? नो मैम। मतलब एड्यूसीकर या कुछ भी बुक हो? यस मैम। एड्यूसीकर और यूट्यूब वीडियोस ओनली। यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। तो एड्यूसीकर और एक एक ना और बुक है पॉलिटिकल साइंस हेल्प की, अगर आपने पॉल साइंस हेल्प का नाम सुना होगा। यस। यस मैम। यस, उसके नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और पॉल साइंस हेल्प से मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। मतलब अराउंड लाइक 3-4 ईयर्स पहले मैंने पॉल साइंस हेल्प से लिया, एंड सर इज़ वेरी नाइस। उनके नोट्स और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, एडी सीकर से ज़्यादा हेल्पफुल है। बट ऐसा है कि एडी सीकर में थोड़ा उसमें रहता है कि पी वाई क्यू मेंशन कर देता है कि भाई ये इम्पॉर्टेंट, मतलब दे देता है कि ये रिपीटेड कहाँ पे है। तो वो चीज़ एक पॉइंट अच्छा है उसका। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा पेपर में कि भाई क्या क्या ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है। वो जो मैं पढ़ाऊँगी ना तो मैं स्ट्रेस दूंगी उस चीज़ पे कि भाई ऑफ रिपीटेड एंड दिस विल कम इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बोलूँ, पी वाई क्यू के जो पेपर जो पी वाई क्यूज़ है ना, इसको आपने छोड़ना नहीं है, हर दिन डेली प्रैक्टिस करो। एग्ज़ाम तक आते आते ना 3 बार आप प्रैक्टिस कर चुके होने चाहिए पी वाई क्यू, क्योंकि पी वाई क्यू का ही सारा खेल है ना। कोई यस सब मैम। लोग बोलेंगे कि भाई इतना पढ़ो ये पढ़ो, नहीं, कुछ भी नहीं काम आएगा, लास्ट में पी वाई क्यू काम आएगा। सो ठीक है, एक बार को आपको कॉन्सेप्चुअल मतलब क्लैरिटी भी नहीं है ना, बट आप पी वाई क्यू कर रहे हो, लगातार पी वाई क्यू कर रहे हो, तो आपके दिमाग में ना वो चीज़ सेट हो जाएगी, है ना। और सेट हो जाएगी और पेपर में वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने अभी वाला अटेम्प्ट दिया है तो आपने देखा होगा वो पेपर कितना ज़्यादा फैक्चुअल और
कितना ज़्यादा उसमें ईयर्स, मतलब लग ही नहीं रही था, कुछ कॉन्सेप्ट पूछा ही नहीं था उन्होंने। ठीक यस है, मैम। तो मतलब वहाँ पे सारा खेल, अगर जिस बंदे ने PYQ करके गया है ना, उसका JRF हुआ है इस बार ही। ठीक है, तो आप ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर करके चलो कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और साथ में जो मैं पढ़ाऊँगी वो तो आपको भाई डेली आप रिवाइज करो। एड्यूसीकर तो आप रेफ़र कर रहे हो, उसको करते रहो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो मत करना। ठीक है, ओके मैम। और आपका कुछ डाउट है इसमें सिलेबस में, कुछ स्ट्रैटेजी में कि क्या करना चाहिए? और मैम मेन तो यही है कि अभी इस टाइम पे हमारे एग्जाम्स भी होते हैं, तो इसके साथ उसको कैसे मैनेज करना, वो सबसे बड़ा टास्क तो यही लग रहा है। देखो, सबसे बड़ा टास्क ऐसा है ना, पेपर तो डेली आप सॉल्व कर सकते हो ना, PYQ। यस। ठीक है, आप वो करो PYQ। एक ना अरिहंत की बुक आती है, एक अरिहंत की बुक आती है, मैं आपको भेजूंगी PYQ की। उसमें ना सॉल्व वो भी रहते हैं उसके सॉल्व, तो वो आप करके जाओगे ना, क्योंकि उसमें ऑप्शंस के भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट बार क्या पता हो सकता है ऑप्शन रिपीट कर जाए उसका, क्वेश्चन के बेसिस, मतलब क्वेश्चन यस। बन के, है ना। तो वो बुक बहुत अच्छी है, उसको आप करोगे तो मतलब आपको पता चल जाएगा। डेली एक पेपर, पेपर के साथ साथ ही डेली एक पेपर आप करो। और साथ में ऐसा है ना, एक बुकलेट है, पॉल्स एड्यू सीकर की ही है, एक वन शॉट है, आपके पास है क्या वो बुक? यस मैम है। वन शॉट करके एक बुक है, उसकी प्रिंट निकाल लो, उसको बस डेली ऐसे वन गो में देख लो, मतलब डेली, मतलब वो 1 घंटे में निपट जाएगी, मतलब क्योंकि कॉन्सेप्ट ही लिखे हैं ना, किस थिंकर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है ना, कौन सी क्या क्या चीज़ें दी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सिर्फ आपको पेपर पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कुछ चीज़ें हैं उस पर चाहिए, बाकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का कुछ मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो चीज़ चलो बाद में काम आएगी, बट अभी ऐसा है क्रैश कोर्स में तो हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि आप वो वन शॉट वाली जो है उसको निकाल लो, उसका प्रिंट, और उसको डेली गो थ्रू करो। और साथ में जो मतलब हम पढ़ेंगे उसकी मैं PDF ग्रुप में डाल दूँगी। ठीक है, टाइम यस मिला मैम। तो करो, वरना रहने दो। मतलब आपका दिन का 2 घंटा कम से कम आप इस पे दो, एक PYQ पे, और एक अपना वन शॉट वाली जो बुकलेट है उस पे। और फिर ना जो वो वही बुकलेट है ना, उसकी एक हमने वर्कबुक बनाई है। तो वर्कबुक में क्या है कि कॉन्सेप्ट लिखा है, जैसे ये है ना, जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है, सपोज मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट लिखा है ना, किसने दिया, किसने दिया थिंकर का नाम। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे लिख दिया आपको डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, है ना, किससे रिलेटेड है, यहाँ पे आपका थिंकर पूछ लिया आपको, आपने वन शॉट वाली कर ली। अब आपको कितना रिकॉल है, रटते कैसे हम, रिकॉल कर रहे हैं ना, तो किसने यस। दिया उसके आगे आप फिल करते जाओ उस वर्कबुक में, उसकी 6-7 कॉपी निकाल लो, एग्ज़ाम तक आपके दिमाग में वो सेटल डाउन हो जाएगा सारा। ठीक है, सब लोग बोलेंगे कॉन्सेप्चुअल मतलब चीज़ें पे ध्यान दो, अपनी थोड़ी क्लैरिटी लाओ, बट जब अगर आपका टारगेट JRF है ना, तो आपको ये वाली चीज़ें सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। यस मैम। तो वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, वर्कबुक, उसको निकालो, उसको पूरा आप प्रैक्टिस करो। और डेली डेली करोगे ना कि कितना रिकॉल है, तो एग्ज़ाम आने तक 2 महीने के अंदर अंदर वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में रेक्टाफिकेशन के तौर पे सेटल डाउन हो जाएगी। चाहे वो ईयर्स हैं, चाहे कोई भी ऑपरेशन रहा है तो ऑपरेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कैक्टस। ठीक है, तो वो सारा आपके दिमाग में सेटल डाउन हो जाएगा। बट बात अटकती है फिर पेपर 1 की। ठीक है, तो पेपर 1 कैसे कवर करना है, पेपर 1 का किसका क्या फॉलो करना है, एड्यूसीकर में बहुत लिमिटेड है, एड्यूसीकर को बहुत कम काम आती है इसमें। पेपर 1 के लिए क्या कर सकते हो आप, कुछ नोट्स हैं मेरे पास, मैं मतलब मैं ग्रुप में भी शेयर करूँगी उसको, यस। मतलब चैनल अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मैं उसमें डालूँगी। तो पेपर 1 की वो जो बुकलेट है, वो नोट्स है, वो सफिशेंट है, तो आप उसको कर लो। और DI और मैथ्स कैसी है आपकी? मैम ओके है, मतलब कर सकती हूँ। कर सकते हो ना,
बस ठीक है, फिर पेपर 1 का टेंशन नहीं है अगर वो कर सकते हो तो, है ना। बस पेपर 1 में 35 प्लस क्वेश्चन यानी 38 क्वेश्चंस करेक्ट कर लो ना, आपका JRF बहुत बहुत ईजीली क्रैक हो जाएगा, है ना। बाकी पेपर 2 की टेंशन नहीं है, पेपर 1 तो बस रेगुलर आप प्रैक्टिस करो, और इसकी भी अरिहंत वाली रेगुलर, क्योंकि PYQ करोगे ना तो ये भी कवर हो ही जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको, है ना। यस मैम। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपना पॉलिटिकल साइंस। यस, ठीक है, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। राइट, तो देखो पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, मतलब बहुत बेसिक है, जस्ट कॉन्सेप्ट का खेल है यहाँ पे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल कई बारी आपका लग जैसा भी हो, बट ये क्लैरिटी बहुत मस्ट है ना। तो आपको पता भी होगा पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। यस मैम। क्या है? कुछ भी बता सकते हो क्या है? मैम जैसे कॉन्सेप्ट्स लाइक फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, हम्म, everything, वो is all together called political theory. ठीक है, और क्या हो सकता है पॉलिटिकल थ्योरी? क्यों पढ़ते हैं हम पॉलिटिकल थ्योरी? सो सी, देखो जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, मतलब इसका मतलब क्या होता है, मतलब पॉलिटिक्स के आइडियाज़ को समझना, एक्सप्लेन करना, इवैल्यूएट करना, मतलब पॉलिटिक्स कैसे चल रही है ना, और कैसे चलनी चाहिए, व्हाट इज़ एंड व्हाट शुड बी, राइट। सो देखो पॉलिटिकल थ्योरी की ना एक डेफिनेशन है कि पॉलिटिकल थ्योरी इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़, वैल्यूज़, कॉन्सेप्ट्स लाइक लिबर्टी, राइट्स एंड पावर, जो आपने कहा, ठीक है, दिस। अब ये एक्सप्लेन क्या करती है, क्या कर रही है? How politics work. एग्जैक्टली exactly. तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताती है कि सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और पॉलिटिक्स का आइडियल फॉर्म क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। देखो जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, वो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं? कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स एंड वैल्यूज, राइट। कॉन्सेप्ट्स क्या है आपके? आइडियाज़। आइडियाज़ क्या है हमारे? क्या है आइडियाज़? Justice, जस्टिस, equality, यस freedom. यस, वेरी गुड। तो फैक्ट्स क्या है हमारा? फैक्ट है रियलिटी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स क्या है? आइडियाज़। फैक्ट्स क्या है? रियलिटी। रियलिटी क्या है? मतलब एक्चुअल पॉलिटिक्स क्या हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन में कौन जीता, है ना, दैट इज Yes फैक्ट, ma'am. रियलिटी। वैल्यूज़ क्या होगा आपका? मॉरल्स। देखो क्या सही है क्या गलत है ना, मतलब अगर मैं बोलूँ क्या जो रिजर्वेशन है वो फेयर है, तो दैट कम्स अंडर योर वैल्यूज, राइट। सो Yes ma'am. पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कनेक्ट करता है फैक्ट्स और वैल्यूज को, राइट। देखो अब यहाँ पे ना कुछ इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं। तो सी, जब हम प्लेटो को देखते हैं ना, तो प्लेटो का फोकस हमेशा से किस पे था? आइडियल स्टेट पे था, ठीक है। अब देखो आइडियल स्टेट क्या होता है? दिस इज़ योर परफेक्ट सोसाइटी, ठीक है। कैसी होनी चाहिए परफेक्ट सोसाइटी अकॉर्डिंग टू प्लेटो? देखो उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी तब बेस्ट होगी जब फिलोसफर किंग क्या करेगा आपका? Rule. रूल करेगा। कौन करेगा? फिलोसफर किंग, Philosopher. राइट। और क्योंकि फिलोसफर जो है वो सबसे ज़्यादा वाइज और क्या होना चाहिए? रैशनल, राइट, क्योंकि वो रैशनल Yes. होता है, सबसे ज़्यादा वाइज होता है, Yes इसीलिए। ma'am. हाँ, वेरी गुड। सो अब देखो इसका जो कोर आइडिया है ना, मतलब क्या है वो? जो जस्टिस है,
वो क्या है, जब अपना सब अपना काम करें, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। मतलब प्लेटो की आइडियल सोसाइटी की, मतलब प्लेटो ऐसी आइडियल सोसाइटी की बात करता है जहाँ विजडम से रूल होता है, पावर से नहीं, ठीक है। राइट। देखो, अब एरिस्टोटल ने क्या बोला, एरिस्टोटल ने बोला पॉलिटिक्स जो है इट इज़ द मास्टर ऑफ साइंस। एरिस्टोटल ने क्या बोला, पॉलिटिक्स इज द मास्टर साइंस, यानी पॉलिटिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसाइड करती है कि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है कैसा है। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक कोई ज्वाइन कर रहा है। यस, हाँ, तो हम कहाँ थे। सो यहाँ पे क्या बोला इसने, एरिस्टोटल ने एक और चीज बोली, पॉलिटिकल एनिमल। ये पेपर में आपको पूछता है कि ह्यूमंस को पॉलिटिकल एनिमल किसने कहा, दैट इज योर एरिस्टोटल। बहुत ज़्यादा ऑफ रिपीटेड है, फिलोसफर किंग वाला पूछ लेता है, दिस इज ऑल्सो वेरी ऑफ रिपीटेड। यहीं आपको 4 नंबर मिल गए, ठीक है। किसी का माइक ओपन, किसी का माइक ओपन, हाँ एक बार पद्मा अपना माइक ऑफ कर लो, आवाज़ आ रही है थोड़ी सी ना, ठीक है। नाउ सी, रॉल्स का क्या है, ये एक मॉडर्न थिंकर है, इसने जस्टिस एज फेयरनेस का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। हम बाद में इसको बहुत ब्रीफली पढ़ने वाले हैं सारे थिंकर्स को। नाउ सी, ठीक है, मतलब सबको इक्वल बेसिक राइट्स मिलने चाहिए। इसने व्हील ऑफ इग्नोरेंस का एक, क्या है व्हील ऑफ इग्नोरेंस, हम इसको आगे पढ़ेंगे। मतलब बेसिकली ये है, सोचो तुम्हें नहीं पता कि तुम रिच हो या पुअर हो, है ना, तब तुम फेयर रूल्स बनाओगे, तो दैट इज योर व्हील ऑफ इग्नोरेंस। ये किसने दिया कॉन्सेप्ट, जॉन रॉल्स ने दिया, ठीक है, जस्टिस इज फेयरनेस का, व्हील ऑफ इग्नोरेंस का, राइट। फोकस किस पे है इसका, इक्वालिटी और फेयरनेस पे, ठीक है। देखो अब डेविड हेल्ड का क्या है, डेविड हेल्ड जो है, इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी को ना ब्रॉडन किया बहुत ज़्यादा। इन्होंने सिर्फ आइडियाज़ नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स, वैल्यूज़, इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन बिहेवियर, इन सब पे फोकस किया है, ठीक है। मतलब एक इन्होंने मॉडर्न कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, वो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम समझने का क्या है, टूल है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेविड हिल ने क्या बोला, जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना मैम, पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ थ्योरी नहीं है, वो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम समझने का टूल है, राइट। सो बेसिकली अब आपको आइडिया लग गया कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी क्या है ना, और क्या एक्सप्लेन कर रही है वो। पॉलिटिकल थ्योरी में मतलब जो 3 चीज़ों का कॉम्बो है, कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स और वैल्यूज़ का, ठीक है। ठीक है अदिति, हमने क्या पढ़ा अभी तक, मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली अदिति, अभी तक सिलेबस डिस्कस किया, स्ट्रैटेजी डिस्कस करी, आप थोड़े लेट हो गए हो, बट कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा चैनल पे, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने हर एक चीज़ डिस्कस करी अभी तक कि स्ट्रैटेजी हम लोग क्या फॉलो करने वाले हैं, कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, राइट। अभी तक हमने पॉलिटिकल थ्योरी का जो फर्स्ट, अगर आपने पीडीएफ देखा है उसमें फर्स्ट टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी का हम ले रहे हैं, नेचर एंड अप्रोचेस का। सो इसमें हम मीनिंग, स्कोप, ट्रेडिशनल बिहेवियर, बोस बिहेवियर, नॉर्मेटिव, ये सारा चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ ना पॉलिटिकल थ्योरी, देखो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूँ कि अगर सरकार गरीबों को मतलब फ्री राशन देती है तो क्या ये सही है, तो पॉलिटिकल थ्योरी इसमें क्या बोलेगी,
अगर इम्पेरिकल व्यू है ना तो उसमें बोलती है कि कितने लोगों को मिला। अगर नॉर्मेटिव व्यू से देखा जाए तो नॉर्मेटिव बोलेंगे कि क्या ये फेयर है। मतलब इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, एनालिसिस और जजमेंट भी करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और पॉलिटिकल थ्योरी क्यों इम्पॉर्टेंट अभी हम नीचे देखेंगे ब्रीफली, पर आप ये समझो कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें हेल्प करती है टू डिसाइड लाइक व्हाट इज जस्ट व्हाट इज अनजस्ट, ताकि हम समझ सके गवर्नमेंट के डिसीजंस को, सोसाइटी को इम्प्रूव कर सके, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको देखो आपको पेपर में क्या पूछता है मैं आपको बता देती हूँ, है ना। कई बारी एजर्शन रीजन में आपको पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग, ठीक है, कई सारे जो थिंकर्स इससे पॉलिटिकल थ्योरी से एसोसिएटेड है, जैसे प्लेटो, रॉल्स, है ना, इन सब के बारे में पूछता है। आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट पूछता है आपको, पॉलिटिक्स इज मास्टर साइंस, पॉलिटिकल एनिमल, ये तो बार बार ऑफ रिपीटेड है पेपर में आपके, ठीक है। फैक्ट्स वर्सेस वैल्यू डिस्टिंक्शंस पर आपके एजर्शन रीजन के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं अभी कि पॉलिटिकल थ्योरी मेनली डील्स विद, ऑप्शन ए ओनली फैक्ट्स, बी ओनली वैल्यूज, ऑप्शन सी फैक्ट्स एंड वैल्यूज, डी ओनली इंस्टीट्यूशंस। हैंड रेस करना जिसको भी पता है। यस यस पद्मा। मैम बोथ फैक्ट्स एंड वैल्यूज। यस राइट, फैक्ट्स एंड वैल्यूज, ठीक है। सो बेसिकली मोटा मोटा ये है, पॉलिटिकल थ्योरी ये बताती है कि पॉलिटिक्स क्या है और कैसी होनी चाहिए, राइट। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है। मैं बहुत बेसिक से ले रही हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से ले रही हूँ आपकी क्लास, ठीक है। मुझे नहीं पता आपको कितना पता है, बट ज़ीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग ये मत सोचना कि भाई ये तो हमको आता है, बट कई बार हम इन्हीं चीज़ों पे स्टक कर जाते हैं। जब क्वेश्चन हम देखते हैं कि भाई हमें आते हुए भी हम वो गलत कर देते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चंस देखते हैं हम बहुत घुमा के आ रखा है, और वहाँ पे इतना ज़्यादा जब स्क्रीन देखते हैं ना हम कॉन्टीन्यूसली, तो काफ़ी ज़्यादा लिखा भी होता है उसमें, एजर्शन, रीज़न, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। नाउ सी, स्कोप क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का, ठीक है। देखो बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, मतलब स्कोप का मतलब क्या होता है, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी किन किन एरियाज को कवर करती है, ठीक है। मतलब क्या है, पॉलिटिकल थ्योरीज किन किन एरियाज को कवर करती है। आप बोलेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये पूरी पॉलिटिकल लाइफ को समझने का फ्रेमवर्क है, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, ये फ्रेमवर्क है एक, ठीक है ना। मतलब आप देखोगे ये स्टडी ऑफ पॉलिटिकल, मतलब कुछ कोर एरियाज हैं, ठीक है, जैसे स्टडी ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज है, मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या इसमें हम क्या बढ़ते हैं, जस्टिस, राइट्स, इक्वालिटी, लिबर्टी, है ना। मतलब फिर से वही चीज़ आ जाती है जो मैंने अभी पहले डिस्कस करी, मतलब क्या सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, फ्रीडम की लिमिट क्या होनी चाहिए, है ना। मतलब ये समझो कि पॉलिटिकल थ्योरी डिसाइड करती है कि क्या सही है पॉलिटिक्स में, ठीक है। दूसरा क्या स्कोप है कि स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब देखो इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ये क्या है, स्ट्रक्चर है, किसका, पॉलिटिक्स का। स्टेट हो गया आपका, गवर्नमेंट हो गया, है ना, आपका पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, है ना। ये चीज़ आप समझो, मतलब सिस्टम कैसे काम करता है ये पॉलिटिकल थ्योरी बताती है, ठीक है। सिस्टम आपका कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, सिस्टम कैसे वर्क करेगा, ये कौन बताता है, पॉलिटिकल थ्योरी बताती है। उसके बाद आप देखिए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, ठीक है, मतलब लोग पॉलिटिक्स में कैसे बिहेव करते हैं। आपका वोटिंग पैटर्न, क्या बोला मैंने, वोटिंग पैटर्न हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया, पब्लिक ओपिनियन हो गया, राइट।
मतलब लोग वोट क्यों देते हैं, यूथ पॉलिटिक्स में एक्टिव क्यों हो रहे हैं, है ना। सो मतलब ये पार्ट बिहेवियरल अप्रोच से लिंक्ड है आपके। किससे लिंक्ड है? बिहेवियरल अप्रोच से लिंक्ड है। देखो लिंक करते हुए चलो इसको, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? यस। यस मैम। यस। तो आप इन सबको लिंक करते हुए चलेंगे, आपका बिहेवियरल अप्रोच से लिंक्ड है ये। मतलब ये आपका पॉलिटिकल बिहेवियर भी बता रहा है, ठीक है, वोटिंग पैटर्न्स बता रहा है, पब्लिक ओपिनियन बता रहा है, मतलब लोग पॉलिटिक्स में कैसे बिहेव करते हैं, राइट। नाउ सी कंपैरेटिव स्टडी आ गई यहाँ पे। कंपेयर्स पॉलिटिकल सिस्टम एंड गिव सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स। हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं ना, हमारी सेपरेट यूनिट है, उसमें हम क्या करते हैं, हम अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टमों को कंपेयर करते हैं, है ना। हमने कहाँ से क्या अडॉप्ट किया, आपको प्रियम्बल, आपको क्वेश्चन आता है ना, कि आपका इमरजेंसी का प्रोविज़न हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, पेपर में आता है ना, आप देखेंगे हम वो सारी चीज़ें कवर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, ये मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करना, है ना। और मतलब इंडिया वर्सेस यूएसए की डेमोक्रेसी आप देख लो, ठीक है, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम देख लो। तो इसका पर्पस क्या रहता है, कौन सा सिस्टम बेटर है और क्यों है, ठीक है। तो ये भी आपका एक स्कोप है किसका, पॉलिटिकल थ्योरी का, राइट। अब देखो कनेक्ट्स पॉलिटिक्स विद इकोनॉमी, सोसाइटी, एथिक्स, राइट। अब देखो अब एक और चीज़ है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना वो सिर्फ एनालिसिस नहीं करती, वो सॉल्यूशंस भी देती है। जैसे पॉवर्टी कैसे रिड्यूस करे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, आपका प्रिस्क्रिप्टिव रोल, ठीक है, जो अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब या इसका ना जो नेचर भी आप देखोगे, इसका नेचर कैसा है, कुछ पता है आपको पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर कैसा है? नॉर्मेटिव इन नेचर। और कैसा है? ठीक है, देखो नेचर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्लियरली समझते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी का कैरेक्टर या उसकी खासियत, जब हम नेचर की बात करते हैं ना, अगर मैं बोलूँ भाई अदिति का नेचर कैसा है, मैं बोलूँ पद्मा का नेचर कैसा है, ठीक है, तो हम सीधी सीधी किसकी बात कर रहे हैं, कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी खासियत की बात कर रहे हैं, राइट। मतलब अगर मैं बोलूँ कि पॉलिटिकल थ्योरी देखो एक ही टाइप की नहीं होती, इसमें वैल्यूज़ भी हैं, फैक्ट्स भी हैं, फिलॉसफी भी है, और क्या है आपकी साइंस भी है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी में क्या है, साइंस भी है, ठीक है ना। अभी देखो जब हम टाइप्स देखें ना, देखो एक टाइप नहीं है इसका नेचर का, इसके नेचर के कई सारे टाइप हैं, ठीक है। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर नॉर्मेटिव नेचर, ठीक है। तो देखो नॉर्मेटिव क्या होता है, ये बताता है कि पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी, क्या बताता है ये, व्हाट शुड बी, ठीक है ना मैम, ये बताता है व्हाट शुड बी। अब व्हाट शुड बी क्या है, कैसी होनी चाहिए, मतलब दैट इज बेस्ड ऑन योर, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन वैल्यूज, एथिक्स एंड आइडियल्स। मतलब इसका जो फोकस रहता है वो कॉन्सेप्ट्स में रहता है। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, जब आपने अपना यूजीसी नेट का पेपर अपना सिलेबस खोला होगा, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं आपको जो पढ़ने रहते हैं पेपर के लिए, दैट इज जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, राइट्स, है ना। थिंकर्स कौन कौन से हैं, प्लेटो, रूसो, रॉल्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्या सोसाइटी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्या रिच पुअर गैप कम होना चाहिए। तो मतलब नॉर्मेटिव जो थ्योरी है वो जज करती है, क्या करती है, जज करती है सही क्या है और गलत क्या है, राइट। समझ आया ये चीज इतना तक आपको? यस मैम। अगर आपको देखो कहीं लिखा दिख गया ऑट, शुड,
आइडियल, क्या है ये? ऑलवेज नॉर्मेटिव, ऑलवेज नॉर्मेटिव, राइट। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस, व्हाट इज अ जस्ट सोसाइटी, प्लाटोस का आइडियल मतलब आइडिया, आइडियल स्टेट का, ठीक है। तो मतलब देखो आपको ना कई बारी ये ना एजर्शन रीजन में क्या करते हैं, डिफरेंस देते हैं नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल का, ठीक है। नॉर्मेटिव दे दिया, उससे रिलेटेड कुछ दे दिया, एजर्शन रीजन में अगर आपने PYQs देखे हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 18 में भी रिपीट हुआ है, 15 में भी रिपीट हुआ है, 2012 में भी रिपीट हुआ है ये चीज़, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अभी भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एम्पेरिकल नेचर क्या होता है, मतलब ये स्टडी करता है एक्चुअल फैक्ट्स को, क्या करता है ये, स्टडी करता है एक्चुअल फैक्ट्स को। मतलब एक्चुअल फैक्ट्स क्या होते हैं, व्हाट इज हैपनिंग, राइट। कोई मॉरल जजमेंट नहीं होती यहाँ पे, देयर इज नो मॉरल जजमेंट, ठीक है, दिस नो मॉरल जजमेंट, ठीक है। मतलब इसका फोकस किस पे रहता है एम्पेरिकल का, डाटा, ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर, इन सब पे इसका क्या रहता है, फोकस रहता है मैम। ऊपर यहाँ पे किस पे था फोकस हमारा, नॉर्मेटिव में, वैल्यूज। वैल्यूज में, एथिक्स में, आइडियल्स में, वेरी गुड, ठीक है। दिस इज मतलब बहुत मेजर डिफरेंस है, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो थिंकर्स हैं वो कौन कौन से एसोसिएटेड है, बता सकते हो? डेविड ईस्टन, एलमंड हो गया, डेविड ईस्टन का कौन कौन सी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, यहाँ पे थिंकर्स कौन कौन से जुड़े हुए रहते हैं, डेविड ईस्टन और कौन हो, बिहेवियर रेवोल्यूशन। गैब्रियल एलमंड, राइट। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कितने लोग वोट करते हैं, कौन सी पार्टी जीती और क्यों जीती, है ना। तो एम्पेरिकल क्या करती है, ये जो एम्पेरिकल नेचर है क्या करता है, ये रियलिटी चेक करता है, सिर्फ फैक्ट्स और लाइक देर इज़ नो जजमेंट, राइट। मतलब डाटा, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, ये सारा पार्ट किसका है, आपका एम्पेरिकल का है, ठीक है। अब एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये किसका है, पॉलिटिकल थ्योरी मस्ट बी वैल्यू फ्री, बताओ। ये बड़ा फेमस ऐसा स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो वैल्यू फ्री होनी चाहिए, क्या है ये, बताओ। थोड़ा कुछ मतलब अगर बताना चाहो कुछ भी बता दो। हेलो। यस, आवाज़ आ रही है, हेलो हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम। बताओ। देखो इसका मतलब क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी मस्ट बी वैल्यू फ्री। देखो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल थ्योरी को सिर्फ फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए, ऐसा।
मतलब इसका देखो क्या है, ये बोलती है पॉलिटिकल थ्योरी को सिर्फ फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए, जो वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ठीक है, हमको जजमेंट नहीं देनी है कोई। इसका मतलब ये है स्टेटमेंट का, मतलब ये किस अप्रोच से रिलेटेड है, आपकी बिहेवियर आपकी जो बिहेवियरल अप्रोच है ना उससे रिलेटेड है। बिहेवियरल अप्रोच की आपकी वैल्यू न्यूट्रलिटी इसका क्या है, मेन फीचर है, ठीक है। डाटा सर्वे ऑब्जर्वेशन पे फोकस है। थिंकर्स कौन कौन है, डेविड ईस्टन रिलेटेड है, ठीक है। इससे बिहेवियर आपका कौन है, डेविड ईस्टन क्या था, बिहेवियरलिस्ट था, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इंडिया में 60% वोटिंग हुई है ना, तो ये क्या है, ये वैल्यू फ्री है। वैल्यू फ्री कब बोलते हैं हम, जब फैक्ट होता है, सिर्फ फैक्ट होता है जिसमें, तो वो क्या होता है, स्टेटमेंट वैल्यू फ्री होती है, ठीक है, तो वो आपका एम्पेरिकल नेचर है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इंडिया में 60% वोटिंग है, तो दिस इज योर वैल्यू फ्री स्टेटमेंट, राइट। मतलब अगर मैं बोलूँ ये अच्छा है या बुरा है, तो ये वैल्यू जजमेंट है, ठीक है, जो कि यहाँ पे अलाउड नहीं है। वो कहाँ अलाउड है, नॉर्मेटिव पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा समझना। और पोस्ट बिहेवियरलिस्ट ने इसको क्या किया था, अपोज किया था कि पॉलिटिक्स में वैल्यूज़ इग्नोर नहीं कर सकते, रियल प्रॉब्लम्स जो है आपकी पॉवर्टी इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं होंगे इससे। तो ईस्टर्न ने ना बाद में क्या करा, रिलेवेंस इन एक्शन वाला बात करी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, पेपर में बड़ा ऑफनली मतलब पूछ लेते हैं रिलेवेंस इन एक्शन किससे रिलेटेड है, वो आपका किससे रिलेटेड है, डेविड ईस्टन। यस। देखो जब मैं ये बात कर रही हूँ ना, आपको पूरा PYQ दिमाग में छप रहा होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे चलो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछती हूँ, एजर्शन है पॉलिटिकल थ्योरी शुड बी वैल्यू फ्री, राइट। रीजन है इट फोकसेस ओनली ऑन फैक्ट्स। तो बताओ सही है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो बिहेवियरल इसको सपोर्ट करते हैं, पोस्ट बिहेवियरल इसको रिजेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न व्यू क्या कहता है, वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए उधर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको ये चीज, यस। ना उसे फिलोसफिकल नेचर क्या होता है, ये डीप क्वेश्चंस पूछता है अबाउट पॉलिटिक्स। मतलब जस्टिस क्या है, फ्रीडम क्या है, स्टेट क्यों एग्जिस्ट करता है, कौन कौन से थिंकर्स इससे रिलेटेड हैं, रूसो, हॉब्स, है ना। मतलब देखो हॉब्स ने क्या बोला, ह्यूमन सेल्फिश है ना, स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका डिस्कशन बड़ा फेमस है। अभी देखो मैं आपको इसलिए डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि हमारा थिंकर्स के लिए अलग से लेक्चर है, क्योंकि हम वो बहुत डिटेल में करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके दिमाग में अभी के लिए बेस में इम्पॉर्टेंट बनना चाहिए, मतलब जिससे आपका थोड़ा बेस बनेगा, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हॉब्स का डिस्कशन जो है ह्यूमन नेचर और स्टेट को लेके बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा ये चीज़, ठीक है, आपको ध्यान में भी आ रहा होगा सारा। रूसो का क्या है, जनरल विल, है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही है आपको, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो इससे समझो। अब देखो फिलोसफिकल नेचर क्या होता है, डीप थिंकिंग और रीजनिंग आपकी, है ना, बस इतना दिमाग में बैठा लो इस चीज़ को। साइंटिफिक नेचर क्या होता है, ये बिहेवियरलिज्म से लिंक्ड है, ठीक है, बिहेवियरलिज्म से लिंक्ड है, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी को साइंस की तरह स्टडी करना। साइंटिफिक नेचर क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस को साइंस की तरह पढ़ना, ठीक है, जिसमें आपका डाटा, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिविटी इसके बहुत मेन फीचर्स हैं, ठीक है। और इसमें आपका डेविड ईस्टन अगेन आपका साइंटिफिक नेचर से एसोसिएटेड है, बिहेवियरलिज्म, है ना।
वोटिंग बिहेवियर का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है, पॉलिटिक्स को साइंस बनाने की कोशिश करता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और आपसे पूछते हैं बिहेवियरलिज्म में कौन से मेथड पे फोकस है, दैट इज अ साइंटिफिक मेथड, है ना। ये पेपर में बार बार पूछा गया, 22 में भी पूछा, 2016 में भी पूछा, ठीक है। इसके फीचर्स के बारे में पूछ लेता है, साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। अभी देखो प्रिस्क्रिप्टिव नेचर देखेंगे। प्रिस्क्रिप्टिव नेचर क्या होता है, सिर्फ एनालिसिस नहीं होता, यहाँ पे सॉल्यूशंस भी देता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, सॉल्यूशन देगा, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ इलेक्टोरल रिफॉर्म सजेस्ट करा, ठीक है, बेटर पॉलिसीज बनाना, है ना। जैसे गांधी का राम राज्य वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, गांधी का राम राज्य, रॉल्स का फेयर सोसाइटी का, ठीक है। तो ये सारा क्या है, मतलब पॉलिटिक्स को बेटर कैसे बनाए, है ना, सोल्यूशन दे रहा है ये। दिस इज योर प्रिस्क्रिप्टिव नेचर। क्लियर है, यहां तक क्लियर है आपको? आवाज आ रही? यस मैम। यस। सो हमने अभी तक देखा एम्पेरिकल, नॉर्मेटिव, साइंटिफिक, प्रिस्क्रिप्टिव, ये सारे क्या हैं, नेचर के टाइप्स हैं। एम्पेरिकल, साइंटिफिक भी देखा, हाँ। एम्पेरिकल बोलता है कितने लोग वोट करें, नॉर्मेटिव बोलता है क्या सिस्टम फेयर है, साइंटिफिक बोलता है वोटिंग डाटा एनालिसिस करता है, प्रिस्क्रिप्टिव क्या करता है, रिफॉर्म क्या होने चाहिए ये बताता है ना। आपका जो बहुत ज़्यादा PYQ में पूछे गए हैं और बार बार ऑफ रिपीटेड हैं, नॉर्मेटिव वर्सेस एम्पेरिकल आपको क्लियर होना चाहिए। बिहेवियरलिज्म का जो नेचर है वो साइंटिफिक नेचर होता है, और इसमें आपको थोड़े बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं और ज़्यादा कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एजर्शन रीजंस के ही क्वेश्चंस बनते हैं इससे। और इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स जो अलग से ऐड किए थे, इसमें तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है ना, पॉलिटिकल एनिमल, फिलोसफर किंग, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, जस्टिस, फेयरनेस, वो हम नेक्स्ट उसमें भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है? नाउ सी दिस पोर्शन जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने इसी में इसको ले लिया है, वैसे हमें अलग से पढ़ना था इसको, बट ठीक है। क्या है ये, कुछ पता है? ईस्टर्न सिस्टम अप्रोच। हाँ, क्या बोलती है ये? मैम ये बोलती है कि जैसे जो सोसाइटी की जो डिमांड होती है वो इनपुट में होती है, फिर उसकी जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसको कन्वर्जन प्रोसेस बोलते हैं, और फिर जो पॉलिसी बन के आती है वो आउटपुट होता है, फिर जो लोग वोट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक का फीडबैक वो होता है। चलो इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सही बताया आपने, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो देखो, जो ईस्टर्न चाचू है ना, इन्होंने क्या करा, डेविड ईस्टर्न ने पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक बनाने की कोशिश करी। फिर से समझना क्या बोला मैंने, डेविड ईस्टर्न ने पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक बनाने की कोशिश करी, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया ना। अब उसने क्या किया, पॉलिटिक्स को एक सिस्टम यानी मशीन की तरह एक्सप्लेन किया, है ना। क्या करा उसने, पॉलिटिक्स को, ये मशीन है, ठीक है, मशीन बना दी हमने, ठीक है। अब इसने इसको मशीन की तरह पूरा एक्सप्लेन किया पॉलिटिक्स को। कैसे बोला इसने, पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, वो एक ऐसा सिस्टम है जो इनपुट्स लेता है और आउटपुट देता है। फिर से बोलना, क्या बोला मैंने, इनपुट लेता है, आउटपुट देता है। इनपुट्स लेता है और आउटपुट देता
लेता है। ठीक है, अब देखो इसका बेसिक आइडिया क्या था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो सोसाइटी का एक सिस्टम है जो इनपुट लेता है। जो मैंने बोला इनपुट लेना क्या हुआ, इनपुट लेना क्या हुआ, डिमांड्स ले। यस, डिमांड्स प्लस सपोर्ट। आउटपुट देता है मतलब सल्यूशन भी देगा ना, तो सल्यूशन के तौर पे क्या दिया, पॉलिसीज और आपका डिसीजंस। ठीक है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। क्लियर है, इनपुट लेगा, इसके बीच में एक कड़ी है प्रोसेस की, प्रोसेस होगा फिर आउटपुट आएगा। ठीक है, देखो इसका फुल प्रोसेस जब आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना, तो वो चीज़ क्या है, दो टाइप है। क्या क्या टाइप है इनपुट के, क्या क्या टाइप है, डिमांड्स और सपोर्ट। डिमांड्स क्या बोलती है, लोग क्या चाहते हैं, जॉब्स दो या एजुकेशन इम्प्रूव करो, रिजर्वेशन इंक्रीज करो, है ना। फिर सपोर्ट क्या होता है, मतलब सिस्टम को सपोर्ट मिलता है, जो जैसे टैक्स देना, लॉज, आपके लॉ फॉलो करना, वोटिंग करना, है ना। मतलब पब्लिक सिस्टम को डिमांड सपोर्ट देती है। ठीक है, डिमांडर क्या करती है, सपोर्ट देती है। अब देखो जो कन्वर्जन प्रोसेस है वो क्या है, ये क्या है, पहला ये हो गया। अब कन्वर्जन प्रोसेस क्या है, इसको एक और चीज बोलते हैं, ये सुना है आपने, ब्लैक बॉक्स। डेविड ईस्टन, ब्लैक बॉक्स कन्वर्जन प्रोसेस। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे सीधा साधा है, डिसीजंस जो हैं आपके वो बनते हैं, यानी गवर्नमेंट, लीडर्स, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे डिसाइड करते हैं। इसको ईस्टन ने क्या बोला, ईस्टन ने इसको ब्लैक बॉक्स बोला। मैम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो इसको ईस्टन ने ब्लैक बॉक्स बोला क्योंकि अंदर क्या हो रहा है वो क्लियरली विजिबल नहीं है। देखो इसके अंदर जो है ना, आपको एक चीज दिखाती हूँ, एक मिनट। इसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, वो बाहर पता नहीं चल रहा है कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्लीट ब्लैक बॉक्स। अब मैं बोलूँ इसको, देखो पूरा ब्लैक है ना, कुछ नहीं पता चल रहा है कि भाई इसके अंदर क्या चल रहा है, घमासान, है ना। दैट इज योर ब्लैक बॉक्स। मतलब बाहर से जो चीज़ क्लियरली विजिबल नहीं है, ये भी पता, मतलब अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि भाई क्यों बोला होगा इसने ब्लैक बॉक्स, क्योंकि अंदर जो भी प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस चल रहा है वो बाहर नहीं पता चल रहा है। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल, क्या आपको पार्लियामेंट का डिस्कशन पता है, कैसे कैसे क्या हो रहा है अंदर, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनती है सीधे बाहर आ जाती है। क्या आपको पता है कि पॉलिसी जब बन रही थी क्या हो रहा है, उस टाइम पता था आपको पॉलिसी बन रही है कैसे? नो मैम। हाँ, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉक्स। ठीक है, मतलब इनपुट अंदर जाता है, डिसीजन बाहर आता है, प्रोसेस जो है दैट इज हिडन। ठीक है, प्रोसेस क्या है आपका, हिडन है। क्लियर है। अब देखिए तीसरा देखेंगे, तीसरा स्टेप देखेंगे, है ना। ये सिस्टम का रिजल्ट है क्या, आउटपुट, यानी लॉज, पॉलिसीज, डिसीजंस, है ना। फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई आपकी, टैक्स लॉ आया, रिजर्वेशन पॉलिसी आई, मतलब गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो गया। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज योर फीडबैक। देखो इसकी आपको क्रोनोलॉजी, इसकी आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
पेपर में आता है, इतना आप समझ लीजिए। ठीक, तो सबसे लास्ट है फीडबैक। ये फीडबैक क्या होता है? अब ये पब्लिक का रिएक्शन है। पब्लिक कौन है? आप और हम। ठीक है, मतलब लोग खुश हैं, दुखी हैं, उनके बेसिस पर सिस्टम चेंज, मतलब उनके बेसिस पर क्या होता है, सिस्टम चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटेस्ट किया, उनको नहीं समझ आया भाई, प्रोटेस्ट किया, इलेक्शन में गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, तो फीडबैक सिस्टम को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। अगर आपको और हमको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई? एज अ स्टूडेंट हम या तो यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ हो रही होती है, सपोज माने फ़ी हाइक का कोई इशू आ गया, बहुत ज़्यादा फीस बढ़ गई है, हम लोग क्या करते हैं? धरने में बैठ जाते हैं। क्यों? ताकि हम लोग एक चेंज लाना चाहते हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है वो चीज़, ठीक है, तो सिस्टम में चेंज आएगा फिर उससे, है ना। इतना धरने पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, एक दो बेहोश होंगे, आपके होता होगा यूनिवर्सिटी कैंपसेस में ऐसा, तो फिर थोड़ा सुधार आएंगे। तो ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? फीडबैक जो क्या है, वो सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो दिस इज़ योर फीडबैक, मतलब हमारा रिएक्शन। देखो उन्होंने क्या करा, यूनिवर्सिटी ने तो फीस बढ़ा दी ना, पर उसका असर किस पे हुआ? हम पे हुआ, हमने उस पर प्रतिक्रिया दिखाई, दैट इज फीडबैक, राइट। क्लियर है यहाँ पे आपको ये चीज? यस मैम। यस। तो इसकी कंप्लीट साइकिल कैसे है, ये चीज क्लियर है ना आपको? एक मिनट में आपको बता भी देती हूँ। पेपर में पूछता है, तो ये चीज बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। चलो बताओ, पहले नंबर पे क्या आएगा? इनपुट। इनपुट। फिर क्या आएगा? कन्वर्जन प्रोसेस। वेरी गुड। फिर क्या आएगा? आउटपुट। आउटपुट। फिर क्या आएगा? फीडबैक। फिर क्या हो जाएगा? वापस से इनपुट। ठीक है, क्लियर है ये चीज आपको? यस मैम। बहुत बढ़िया। अभी तक जो जितना पढ़ाया सब क्लियर है? यस मैम। इसके कुछ इस जो ये सिस्टम थ्योरी है ना, इसके कुछ फीचर्स जैसे आप देखोगे ना, तो क्या है, ये प्रोसेस पे फोकस करती है, डायनामिक है, साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करती है, ये तो आपको दिमाग में सेट कर लो, है ना। और क्या करती है? सिस्टम एनालिसिस करती है। इसका क्रिटिसिज्म भी आया, अब लोग बोलते हैं, जो थिंकर्स हैं वो क्या बोलते हैं, भाई बहुत ज़्यादा मैकेनिकल है, मशीन जैसा ट्रीट करता है ये पॉलिटिक्स को, पावर इनइक्वालिटी इग्नोर करता है, ब्लैक बॉक्स जो है वो क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बात करी है। तो इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ब्लैक बॉक्स क्या है वो पूछा जाता है, ब्लैक बॉक्स किसने दिया वो पूछा जाता है, फीडबैक का कॉन्सेप्ट किसने दिया, इनपुट आउटपुट का मॉडल किसने दिया, ठीक है, और कौन कौन सा पार्ट है ईस्टर्न के सिस्टम का, वो भी आपसे पूछता है। जैसे आपको इनपुट आउटपुट फीडबैक ऑप्शन दे दिया और एक और ऑप्शन वहाँ पे दे देगा, तो उनमें से आपको सेलेक्ट करना रहता है कि कौन कौन से इसके पार्ट हैं। क्लियर है? यस मैम। यस। चलो, अब फंक्शनल अप्रोच क्या है एलमंड की? बताइए। कुछ आइडिया? पेपर में डायरेक्ट पूछता है। हमें फंक्शन पे फोकस करता है, जैसे प्रेसिडेंट क्या वर्क करते हैं इस पे फोकस करता है, रादर देन प्रेसिडेंट के ऑफिस को।
और कुछ? चलिए इसको समझते हैं। देखिए गैब्रियल जो एलमंड है ना, इन चाचा जी ने क्या किया, पॉलिटिक्स को समझाने के लिए क्या बोला कि हर पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या है, इंस्टीट्यूशन। अब हमने जो पहले पढ़ा, सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा, इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। जैसे आपके क्या है, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट हो गया, है ना, कोर्ट हो गया, है ना, ये सारी चीजें। अब फंक्शन क्या होता है, जैसे लॉ बनाना, है ना, इम्प्लीमेंट करना, समझ जाना, ठीक है। मतलब कौन क्या काम कर रहा है सिस्टम में, ये समझना ही एलमंड की अप्रोच है। क्या बोला मैंने, कौन क्या काम कर रहा है सिस्टम में, ये समझना ही एलमंड का अप्रोच है। अब समझिए इसका कोर आइडिया क्या था। देखो हर कंट्री यानी इंडिया, यूएसए, अफ्रीका, अलाना फलाना ढमकाना, ठीक है, इसमें क्या हुआ, स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं बट फंक्शंस सेम होते हैं। क्या बोला मैंने, इंस्टीट्यूशंस मतलब स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं बट फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। फंक्शन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में पार्लियामेंट लॉ बनाता है, यूएसए में कांग्रेस लॉ बनाता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है पर फंक्शन क्या है, सेम है। क्लियर है। अब देखो इसने क्या किया, अब इन महाराज जी ने क्या किया कि कुछ टाइप्स दिए, मतलब टाइप्स दिए किसके, फंक्शन के, ठीक है। यहां देखिए, देखो एलमंड ने फंक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है आपका इनपुट फंक्शन, ठीक है, दूसरा है आपका आउटपुट फंक्शन, ठीक है। इनपुट फंक्शन क्या है, सिस्टम में एंट्री हो गई, मतलब सोसाइटी से सिस्टम को इनपुट मिलता है। पहला पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, देखो ये पेपर में आता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। देखो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है, लोग पॉलिटिक्स के बारे में कैसा सीखते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल फैमिली, स्कूल, मीडिया। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या होता है, लोग अपनी डिमांड्स एक्सप्रेस करते हैं। इंटरेस्ट एग्रीगेशन क्या होता है, डिफरेंट डिमांड्स को कंबाइन करना। क्या बोला, डिफरेंट डिमांड्स को क्या करना, कंबाइन करना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड को पॉलिसीज में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन फ्लो होता है जहाँ पे, जैसे मीडिया, स्पीचेस के थ्रू, है ना। देखो अब आउटपुट फंक्शन क्या है, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन। क्या होता है ये, मतलब गवर्नमेंट क्या प्रोड्यूस करती है, ठीक है, मतलब सिस्टम का रिजल्ट। आउटपुट फंक्शन क्या है, रिजल्ट, ठीक है, किसका, सिस्टम का रिजल्ट, राइट। इनपुट फंक्शन क्या था, क्या था इनपुट फंक्शन, बताइए। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। तो मतलब ये है क्या, Socialization, the stages where people socialize among themselves. इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, Collection of interest of different people. लोग अपनी डिमांड्स भी एक्सप्रेस करते हैं। इंटरेस्ट Yes. एग्रीगेशन, डिफरेंट डिमांड्स को कंबाइन करना। पॉलिटिकल Yes. कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन फ्लो जहाँ पे होता है। अब देखो आउटपुट फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट क्या प्रोड्यूस करती है, जैसे रूल मेकिंग, लॉ बनाना, जैसे पार्लियामेंट है ना, रूल मेकिंग क्या, पार्लियामेंट। रूल एप्लीकेशन,
आपका क्या एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं ना इसमें, रूल एडजुडिकेशन में क्या है, जुडिशरी आएगी, लॉ इंटरप्रेट करना, डिस्प्यूट्स सॉल्व करना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि दो उसमें बांटा है इसने, इनपुट फंक्शंस और आउटपुट फंक्शंस। कई बार पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। इनपुट फंक्शंस बताओ कौन कौन से हैं। इनपुट फंक्शंस में क्या करता है ये, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, एग्रीगेशन, रूल एडजुडिकेशन। सेलेक्ट करने को आ गया तो गलत कौन सा था, रूल एडजुडिकेशन हटाओ, बाकी 3 सेलेक्ट हो गए। फिर वैसे ही आउटपुट में पूछ लेता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो इनपुट क्या है, सोसाइटी से डिमांड लेना, आउटपुट क्या है, गवर्नमेंट का डिसीजन। तो इसको ईस्टर्न से भी लिंक करो। एलिमेंट का क्या था, फंक्शंस, मतलब एलिमेंट क्या करता है, फंक्शंस बताता है। ईस्टर्न ने क्या बताया, प्रोसेस बताया, ठीक है। अब देखो इतना बड़ा फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के अंडर आएगा वो। एग्रीगेशन, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इश्यूज उठाती हैं वो एग्रीगेशन के अंदर आती है। जो लॉ बनता है वो रूल मेकिंग के अंदर आता है। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है वो एप्लीकेशन के अंदर आता है। और जो कोर्ट डिसाइड करता है वो रूल एडजुडिकेशन के अंदर आता है। क्लियर है, ये चीज़ आपको क्लियर है? यस मैम। सो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कैसे, कॉन्सेप्ट दे देते हैं उसके साथ मैच करने के लिए आ जाता है, ठीक। और इसे आपका आइडेंटिफाई करना रॉन्ग फंक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। और इनपुट और आउटपुट फंक्शंस पूछ लेता है। क्लियर है? यस मैम। यस, ठीक है। कल हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोचेस करेंगे, ठीक है। अभी नहीं ले रही हूँ बहुत ज़्यादा, वरना हो जाएगा आप लोगों के लिए फर्स्ट क्लास में। आज जस्ट मेरे को आपको एक डेमो भी देना था और आपसे डिस्कस भी करना था कुछ स्ट्रेटजीज़। तो इसको हम लोग आगे कल कंटिन्यू करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। और साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हम, नहीं, कल स्टेट और सोवरेनिटी भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टेट पढ़ेंगे कल हम, आपको समझ आएगा फिर स्टेट का मतलब क्या क्या, किसने क्या बोला, ठीक है। तो वो बहुत पेपर में पूछता है। और देखिए इसमें एक और चीज़ है, हम कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वैसे ही सेम क्वेश्चंस पूछा है इसमें, देखो जो मैं आपको बता रही थी ना, विच कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। Which among the following are input functions according to Gabriel-Allman functional approach? फिर क्वेश्चंस पूछता है who coined the slogan relevance and action in post behavioralism, ठीक है। मैच द फॉलोइंग देखिए कैसे आता है, ऐसे आता है मैच द फॉलोइंग, ये बहुत ऑफ रिपीटेड है ना। आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा है गैब्रियल एलमन किससे एसोसिएटेड था अप्रोच से। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। एजर्शन रीजन का आता है, फिर जस्टिस फेयरनेस का पूछेगा, फिर पूछता है विच अप्रोच पॉलिटिकल थ्योरी रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, ठीक है। नॉट एन आउटपुट, ये देखो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इसकी फंक्शन, इसके कॉन्सेप्ट से, ठीक है, इसकी थ्योरी से। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर है। यस मैम। है ना, कोई डाउट कुछ भी आप पूछना चाहें? नो मैम। ठीक है, तो अदिति कल से थोड़ा सा टाइम से क्लास ज्वाइन करना। कल से हम बिल्कुल एग्जैक्ट लाइक 4, हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है मैं आपको टाइमिंग्स शिफ्ट कर दूँ, मतलब मैं जल्द से नहीं करती, बट अगर मैं कहीं डिपार्टमेंट में फंस गई, कहीं कुछ हो गया, तो मैं क्लास को थोड़ा पोस्टपोन कर देती हूँ टाइमिंग्स को। रात के 9 हाँ रात के 9 o'clock पे हम लोग उसको शिफ्ट कर देंगे। बाकी ऐसा है कि आप लोग PYQs और ये सारी चीज़ें प्लीज़ करते रहिए, क्योंकि मैंने आपको मतलब मैंने स्टार्टिंग में एक स्ट्रैटेजी शेयर करी थी कि आप लोगों को PYQ से ही पेपर्स, देखो 101% PYQ ही आ रहा है, ठीक है। और
मतलब 100% अगर आपने, मैं बताऊँ, 10 साल के पेपर अगर आपने 3-3 बार कर लिए ना, मैं तो कह रही हूँ आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जितना कम रिसोर्सेज आप फॉलो करें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी ऐसा है, अभी तो हम लोग सारा चीज़ रिवाइज कर रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। बाकी कुछ भी डाउट होता है ना आपको, आप सीधे व्हाट्सएप कर दो, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कभी भी कुछ है, आप तंग कर सकते हैं फुल्ली, है ना। बाकी और कुछ आपको पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हो। आपको रेफरेंस कहाँ से मिला, कुछ बताना चाहते हो उसके बारे में, वो भी बता सकते हो। कैसे पता चला आपको क्लासेस के बारे में, मिशन जीआरएफ के बारे में? Ma'am, my friend took your coaching from, she's from Punjab University, Anjali Rani. ओके ओके ओके, अंजलि, हाँ, काफ़ी Yes, ma'am. अच्छी स्टूडेंट रही है। यस। So उसने suggest किया, that is why. ओके, सो यू आर ऑल्सो इन पंजाब यूनिवर्सिटी, राइट? Yes, ma'am. ओके। अंजलि का भी इस बार जीआरएफ क्लियर हुआ है। Yes, ma'am. काफ़ी सिंसियर रही है, उसने सारी चीज़ें फॉलो करी है। करेंगे उसे किसी दिन क्लास में इनवाइट करेंगे। बाकी ऐसा है कि आप लोग थोड़ा सा, मतलब जो भी स्ट्रैटेजी हो ना, उसको मतलब बहुत सिंसियरली फॉलो करो। आई एम 101% श्योर आप लोगों का जीआरएफ हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का पेपर का लेवल है ना, मतलब कुछ भी लेवल नहीं है। आप कभी ना जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं वो देख के देखो, इवन मतलब वो भी इतने मतलब नेट का एटलीस्ट थोड़ा सा ये है कि कॉन्सेप्ट बेस, मतलब थोड़ा बहुत रेक्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। बट यूनिवर्सिटी के जब आप देते हो ना, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछता है पेपर। ठीक है, तो नेट तो उसके हिसाब से बहुत ही ईजी लगता है। मतलब अगर जितने भी पेपर्स मैंने देखे हैं, तो आप थोड़ा सा बहुत सिंसियरली, थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया कि भाई जिसकी रटने की पावर है वो तो ठीक है, जिसकी रटने की पावर नहीं है वो एक वर्कबुक में प्रैक्टिस करते जाओ। जो वर्कबुक मैं प्रोवाइड करूँगी उसमें आप प्रैक्टिस करते जाइए, ईयर्स लिखो उसके आगे और सारा कुछ करो, क्योंकि सारा उसी का खेल है, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस, क्योंकि वहीं पे मैम वही क्रोनोलॉजी में ही सारी दिक्कत होती है। क्रोनोलॉजी में कुछ नहीं करना। क्रोनोलॉजी का जो दिक्कत है वो सारा का सारा आपका वर्कबुक, यानी आपका जितना क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे आप क्रोनोलॉजी के, जितने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा आप लोग फ़ायदे में रहोगे। और एक और चीज़, अभी टेक्स्ट बुक में शायद थोड़ा सा सेल चली होगी, आप देखना एक और बार, मतलब हर महीने के एंड में चलती है और स्टार्टिंग में चलती है। तो एक बारी मैं तो कहूँगी अभी आप लोग उसको कर सकते हो। 300 का, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है वो, 300 कुछ का रहता है टेस्ट सीरीज़। और उसकी जो PYQs वाले, उसमें क्या रहता है ना, थोड़ा डिजिटल रहता है। तो टेस्ट सीरीज़ तो मैं भी प्रोवाइड करूँगी आपको, बट वो वाली टेस्ट सीरीज़ कैसे रहेगी, PYQ बेस्ड और सारा कुछ उसमें रहता है। तो PYQ वाला पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसमें ना साथ में आप देख भी सकते हैं सारी चीज़ें। तो एक प्रैक्टिस ऑनलाइन कैसे अटेम्प्ट रहता है, टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, तो उससे आपकी ना टाइमिंग बंध जाएगी। तो एक चीज़ वो कर लो आप, ठीक है, मतलब इसको पक्का से कर लेना। तो टेक्स्ट बुक, क्योंकि आप फ़ोन में भी उसको चला सकते हैं, टैब लैपटॉप में भी चला सकते हैं, और कहीं भी बैठे हैं आप, कहीं फ्री टाइम है आपके पास, आप क्लास जाते हैं वहाँ से फ्री टाइम मिल रहा है, तो या फिर आप कहीं हॉस्टल में रहते हैं तो मेस में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, तो साथ साथ वो पेपर लगाते जाओ। मतलब काफ़ी अच्छा ये रहता है ना। मतलब स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मतलब काफ़ी हेल्प करेगा वो आपको। तो टेक्स्ट बुक से ले लो वो चीज़, और काफ़ी मतलब सस्ता है एज़ कंपैरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म्स, और वो पूरे साल भर आपके पास रहता है। 300 रुपये की इन्वेस्टमेंट है बस, ठीक है। तो बाकी और भी कुछ दिक्कत आती है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में अदिति सिर्फ इतना ही है कि वो चीज़ है सारा रट्टे का काम है। और उसमें आपको पता चल गया ना एक बार पैटर्न क्या है। पैटर्न हमको पता चल गया कि भाई एक तो ये क्या पूछता है, वाइस प्रेसिडेंट्स, और आपके क्या पूछता है, जस्टिस से रिलेटेड क्या पूछेगा, जजेस का पूछ लेता है,
और किसका पूछेगा? प्रेसिडेंट का पूछ लेगा क्रोनोलॉजी में। और किसका पूछेगा बताओ? और क्या क्या आता है? इलेक्शन इलेक्शन व्हाट? इलेक्शन कमिश्नर्स, हाँ, इलेक्शन कमिश्नर्स आ गया। जजेस। एग्जैक्टली, जजेस, है ना। तो वो चीज़ इजीली हो जाता है। और बुक का भी वही खेल है सारा। बुक का अब देखो, लेविथन है, लेविथन 1651 में है ये, ठीक है। ऐसे 16 1651 सही बोला मैंने? यस और नो? चलो देख लेना, है ना। बाकी देखो ये सारी चीज़ें, देखो एग्जैक्ट डेट्स बुक की याद रखना कैसे होगा। कुछ मेजर बुक्स रहती हैं पॉलिटिकल थ्योरी में से, कुछ बुक का सेट रहेगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, जिन बुक का पता होना चाहिए आपको। अब वो आपको पता है ना, तो आप सारा क्रैक कर लोगे। क्योंकि बहुत, मैं आपको वही कह रही हूँ, PYQ अगेन वही रिपीट हो रहा है। सो इसीलिए PYQ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दे रही हूँ। उसको करो, एटलीस्ट 3 बार करना है वो चीज़, जब तक वो दिमाग में सेटल डाउन ना हो जाए। जब भी वो क्वेश्चन आपके नज़र में चौथी बार आएगा ना, वो छप गया होगा। तो पेपर में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ठीक है, अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम क्लास। कल मिलते हैं 4 बजे। बाकी अगर टाइमिंग्स का कुछ शफल रहेगा तो मैं आपको प्रायर आधे घंटे पहले इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। यस मैम। ओके, बाकी मैं आपको ये PDF भेजती हूँ ग्रुप में, और कुछ डाउट हो बताना। थैंक यू मैम। ओके, मतलब समझ आया ना? ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया या फिर समझ नहीं आ रहा है? नो मैम। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच मैम। बाय बाय।